हेलो स्टूडेंट, शिव कोचिंग क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर फर्स्ट समुच्चय एवं फलन में समुच्चय का आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि समुच्चय क्या है, समुच्चय के जनक क्या हैं, और इसके बाद हम प्रश्नावली टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना समुच्चय। समुच्चय एवं फलन है, ये दो पार्ट में किया गया है इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखेंगे समुच्चय। समुच्चय के इंट्रोडक्शन को देखेंगे इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं समुच्चय क्या है। तो समुच्चय चैप्टर का नाम है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट्स। समुच्चय के जनक कौन है? तो समुच्चय के जनक हैं जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर। कौन है? तो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ये समुच्चय के जनक हैं। ये जर्मन के हैं इसलिए इन्हें जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर बोला जाता है। समुच्चय को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सरल टॉपिक है। समुच्चय का मतलब होता है एक समूह। क्या मतलब होता है? तो अपना टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समूह, एक समूह। कोई भी समूह हो सकता है, किंतु समूह कैसे हो सकता है? समूह एकदम विशेष गुण वाली होनी चाहिए। विशेष गुण वाली। कैसे? विशेष गुण। अब विशेष गुण किसे कहेंगे? तो विशेष गुण को बोल सकते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित ये बोल सकते हैं। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल लें तो उसका जो अर्थ निकले या उसका जो लास्ट में निष्कर्ष निकले वो विशेष गुण होना चाहिए, उसमें सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं? तो 26 होते हैं, उसमें से 5 स्वर होते हैं। तो सभी के लिए जो उनका समूह है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का जो समूह है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक सुपरिभाषित कहलाएगा। ठीक है, तो सुपरिभाषित कहलाएगा तो वो क्या होगा? समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब होता है, आप समझिए, समुच्चय का मतलब समूह होता है, ग्रुप। समूह कैसा होना चाहिए? तो समूह विशेष गुण वाली होना चाहिए, एकदम सुपरिभाषित होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह परिभाषित ना हो। इसमें से हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यह है समुच्चय। समुच्चय को इस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तुओं के। ठीक है, अब समूह किसका होना चाहिए? तो समूह कोई भी पदार्थ हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकता है। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु हो सकता है। तो किसका समूह हो जाएगा? तो वस्तुओं का। तो इसको इस प्रकार सिंपल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोलेंगे? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो इसको इस प्रकार परिभाषित कर देंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित कैसा होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे सुपरिभाषित। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको हमने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो हैं नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, समूह है, ये सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। मतलब कि आप भी बोल सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वरों का समूह है केवल 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, या और कोई भी बोले तो यही बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समूह है 5 ही होते हैं, या स्वरों का समूह। तो ये सुपरिभाषित है, तो इसे क्या कह सकते हैं? समुच्चय है। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यदि दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए तो दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए ले लेते हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों का समूह, भारत की नदियों का समूह, इस प्रकार बोल सकते हैं भारत की नदियों का समूह। भारत में जितने भी नदियां हैं तो वे क्या कहलाएंगे? समुच्चय कहलाएंगे, यानी उनका जो समूह है वो समुच्चय कहलाएगा। किंतु यदि इसी में आप बोल दें कि भारत के सबसे अच्छे 3 नदियों का समूह, क्या बोल दिया जाए?
कि भारत के सबसे अच्छे 3 नदियों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित नहीं होगा। यदि बोल दिया जाए कि 3 नदियों का समूह सबसे अच्छे, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सभी का चॉइस होता है अलग अलग होता है। 3 नदियाँ, हम भारत में कई सारे नदियां हैं, ठीक है, तो इसमें हम 3 नदियों का समूह हम दूसरा बोलेंगे तो जो हमारा अगला व्यक्ति है वो दूसरा बोलेगा। इसलिए जो भारत की 3 अच्छे नदियों का समूह ये सुपरिभाषित नहीं है, और हम भारत के नदियों का समूह बोलें तो ये सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित और सुपरिभाषित नहीं, तो इसको अच्छे से समझिएगा, क्लियर करिएगा कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हम बोल दें कि जो है भारत के खिलाड़ियों का समूह, तो भारत के खिलाड़ियों का समूह, सभी खिलाड़ियों का समूह तो एक समुच्चय है। तो हम बोल दें कि भारत के खिलाड़ियों का समूह, तो ये समुच्चय है। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों का समूह हमने बोला है, तो ये सभी के लिए क्या है, तो सभी के लिए ये खिलाड़ियों का समूह है, इसलिए ये सुपरिभाषित है। किंतु हमने बोल दें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ, कौन से, भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों का समूह, यदि हम बोल दें तो ये फिर सुपरिभाषित नहीं है। क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। कि बोल दें भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों का समूह, तो सर्वश्रेष्ठ 10 खिलाड़ी आपके लिए कुछ हो सकते हैं और हमारे लिए कुछ हो सकता है और किसी के लिए कुछ हो सकता है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय का जो एग्जाम्पल है कुछ अच्छे तरीके से और समझते हैं। 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU यह क्या है, सुपरिभाषित है। अंग्रेजी वर्णमाला में केवल इतने स्वरों का समूह है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जितने हैं 1, 3, 5, 7 सभी का समूह क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है। लेकिन यदि कह दिया जाए कि 10 से कम 2 विषम प्राकृत संख्याओं का समूह, तो आप 5, 7 भी ले सकते हैं या 1, 3 भी ले सकते हैं या कि 5, 9 कुछ भी ले सकते हैं, तो वे सुपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल दिया जाए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का जो समूह है उस सुपरिभाषित है। किंतु बोल दिया जाए कि 2 विषम प्राकृत संख्याओं का जो समूह है 10 से कम, तो वो सुपरिभाषित नहीं है, वो समुच्चय नहीं होगा। भारत के प्रदेशों के नाम, भारत के सभी प्रदेशों के नाम क्या है, समुच्चय है। यदि बोल दिया जाए कि भारत के 5 प्रदेशों के समूह, प्रदेशों के नाम का समूह, तो 5 प्रदेश आप कुछ भी ले सकते हैं। भारत में 28 प्रदेश हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं और अगला आदमी कुछ भी ले सकता है, इसलिए वो समुच्चय नहीं है। किंतु यहाँ भारत के सभी प्रदेशों के नाम, तो भारत के सभी प्रदेशों के नाम समुच्चय है। भारत की नदियाँ तो हमने बता चुका है, भारत की नदियाँ को समूह एक समुच्चय है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार समुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं व्यवस्थित तरीके से कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। आशा करता हूं कि समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय के निरूपण में जो उसका समुच्चय होते हैं, यानी समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है, तो समुच्चय के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, और जो उसके अवयव होते हैं, मतलब जो समुच्चयों का सदस्य होते हैं, सदस्य को अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। तो अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से या छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह क्या है, जैसे स्वरों का समूह होता है AEIOU, ये क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समूह, जो कि एक सुपरिभाषित है। तो हमने ये समुच्चय ए से प्रदर्शित कर दिया गया। अब देखिए, कोई एक समुच्चय होगा, यानी समूह को किसी एक अक्षर से या एक प्रतीक से दर्शाया जाएगा, तब तो ये समझ में आएगा कि ये समुच्चय है। तो जब पूरे समूह को किसी एक अक्षर से दर्शाते हैं तब वो पूरा समुच्चय कहलाता है। यानी समुच्चय क्या होता है, समूह होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह एक समुच्चय कहलाता है। लेकिन जो उसमें सुपरिभाषित वस्तुएं होती हैं उन्हें सदस्य कहा जाता है, या कि सदस्य को अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। तो उन अवयवों को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है और समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम समुच्चय ए से प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वरों का समूह है, तो इसमें इसको जो उसके अवयव हैं उसको स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे, तो AEIOU। इस प्रकार देखिए, ये हमारा हो गया समुच्चय ए, और ये क्या हो गया, समुच्चय ए के अवयव। ये क्या हो गया, समुच्चय ए के अवयव हो गया, ये हो गया समुच्चय ए। अब देखिए,
अब मान लीजिए समुच्चय ए है और ये क्या है, अवयव है ए ई आई ओ यू। अब देखिए, अब इसको इस प्रकार दर्शाना है कि मान लीजिए ए ई जो है, ई समुच्चय ए में है, तो इसको इस प्रकार दर्शाते हैं समुच्चय ई, ये इस प्रकार। लेकिन इसको बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, ई बिलोंग्स टू ए। इससे ये प्रतीत होता है कि जो ई अवयव है, ई अवयव समुच्चय ए में है, यह समुच्चय ए का सदस्य है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ओ बिलोंग्स टू ए, कि ओ जो है, ओ अवयव समुच्चय ए में है या समुच्चय ए का सदस्य है। तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि जो समुच्चय होता है कैपिटल लेटर में और उसका अवयव स्मॉल लेटर में, और जो बिलोंग करता है मतलब वो उसका सदस्य होता है, तो इस प्रतीक में दर्शाया जाता है, जिसे बोलते हैं ओ बिलोंग्स टू ए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आपको समुच्चय समझ में आया होगा। ये क्लास 11th मैथ का पहला क्लास था और अगला वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। अपना जो राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।